हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड देयर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कि रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या क्या पोस्टुलेट दिए, क्या क्या उनके एक्सपेरिमेंट थे, सब हमने डिस्कस किया था। तो उनके एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ हमें मेजर हो गया था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन परजेंस होते हैं, ये सब उन्होंने कहा था। और जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ऑर्बिट कहा था रदरफोर्ड ने। अब जब रदरफोर्ड की थ्योरी आ गई थी तो उसको डिस्कार्डेड होने के कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ रीजन थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी रदरफोर्ड की थ्योरी। तो रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या था कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो अब उनको समझने के लिए उसके बाद कुछ डेवलप हुई एक नेक्स्ट थ्योरी जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी। लेकिन जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी थी और बोहर एटॉमिक थ्योरी थी, उनके बीच में कुछ और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए थे इनको समझने के लिए। तो जब ये थ्योरी डेवलप हो रही थी, बोहर एटॉमिक थ्योरी जब डेवलप हुई तो उनके बीच में जब वो थ्योरी डेवलप हो रही थी उनके बीच में क्या बात आई कि जो कोई भी लाइट होती है, लाइट जो होती है वो डुअल नेचर शो करता है। और डुअल नेचर शो करता है, द्वैत प्रकृति शो करते हैं। किसको दिखाते हैं? द्वैत प्रकृति को, डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर शो करते हैं। और डुअल नेचर जो होता है मतलब किसकी तरह? इन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। एक होता पार्टिकल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी जो वेव होती, कोई भी तरंग है, जो लाइट है वो कण की तरह और कभी व्यवहार करती है तरंग की तरह, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर शो करती है। अब इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग साइंटिस्ट आए। एक तो थे न्यूटन। तो न्यूटन ने लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, लाइट के कण प्रकृति को, क्या बोल सकते इसको, कण प्रकृति को प्रदर्शित एक्सप्लेन किया था। किसने? न्यूटन ने। एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नेम था हाइजेन। और हाइजेन ने क्या किया था? हाइजेन ने किसी लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, इसकी तरंग प्रकृति को, वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था। किसने? हाइजेन ने। तो इससे क्या कंफर्म हो गया था कि जो एटम है और उस एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके दूर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने सर्कुलर पाथ की बात की थी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी है इस तरीके से जो लाइट बनी है वो क्या करेगी, वेव की जैसे बिहेव करती है, और किसी ने कहा पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया था एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया था? इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और इन्होंने कहा कि जो कोई भी लाइट होती है एक टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है ना। इन्होंने बताई थी विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या वेव, जिसको क्या बोला? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अब इन्होंने जब ये आए थे, क्या बोला इनका नेम? मैक्सवेल। और जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो थे, इन्होंने इसके लिए जो थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कह रहे हैं या तरंग कह रहे हैं, एक टाइप की रेडिएंट एनर्जी है। एक टाइप की क्या है? विकिरणीय ऊर्जा है। एक टाइप की क्या? रेडिएंट एनर्जी, ये जिसको क्या बोलते हैं? विकिरणीय ऊर्जा, विकिरणीय ऊर्जा एक टाइप की, ठीक है। और जो विकिरणीय ऊर्जा है, रेडिएंट एनर्जी है, ये किसी सोर्स से
इमिट होती है, उत्सर्जित होती है, इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से उत्सर्जित होता है, किसके फॉर्म में, इन दी फॉर्म, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड और हीट। कि कोई भी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये किसी सोर्स, एक टाइप की क्या है, विकिरणीय ऊर्जा है जो किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है। लाइट के फॉर्म, प्रकाश के रूप में हो सकती है, या वो साउंड के रूप में हो सकती है, या वो हीट के रूप में उत्सर्जित हो सकती है। कहाँ से, किसी भी सोर्स से, किसके फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में वो उत्सर्जित हो सकती है। तो ये इन्होंने कहा था इसके बारे में। अब इन्होंने इसमें क्या कहा कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है। इससे क्या जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इससे क्या 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 बोला इन्होंने, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इससे जुड़ी होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रो आ गया, है ना, और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी जुड़ी होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जो एक दूसरे क्या होती है, लंबवत, जो एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो काम करेंगे दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसे एक वेव आई इस तरीके से, तो ये इधर यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इधर यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर, तो उस टाइम में नीचे से जो वेव आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे काम करेगी। क्या बनेगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक टाइप की रेडिएंट एनर्जी है जो किसी सोर्स से हीट, लाइट एंड साउंड के फॉर्म में उत्सर्जित होती है। और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, विद्युतीय और चुंबकीय गुण जुड़े होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। ये दिख रहा है आपको, एक वेव इस तरीके से आई तो दूसरी दूसरे तरीके से, तो एक दूसरे के हैं लंबवत चल रही है। तो इन्होंने इसमें कहा था कि दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सभी तरंगे, जितनी भी वेव होती है, समान वेग से गति करती है। ऑल वेव ट्रेवल इन सेम स्पीड, मतलब सभी तरंगे जो होती है समान वेग से गति करती है, समान वेग से गति करती है। और समान वेग से जो गति करती है, इनकी वेलोसिटी कितनी, वो कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिनका वेग होता है किसके वेग के बराबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के समान। और प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है जो एक दूसरे के लंबवत होता है, क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और इनका वेग, सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सेम वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूवमेंट करती है, गति करती है, और जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इन्होंने कहा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि इनको प्रोपेगेट होने के लिए, इनको गति करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन ये प्रोपेगेट होगी तो इनको क्या करने के लिए, मूव करने के लिए किसी टाइप की इसकी जरूरत नहीं होगी, मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इन्होंने इसमें कहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, थर्ड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं इसमें,
इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये निर्वात में भी, वैक्यूम जब यदि कहीं पे कंडीशन है तो उसमें भी ये उसी वेग से गति करती है। और लेकिन वैक्यूम में जो होगा, निर्वात में स्पीड जो होती है, इसकी जो वेग होगा 2 इंटू 2.997925 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के लगभग होता है, मतलब जिसको हम 3 मानते हैं। तो दोनों का वेग क्या होता है, सेम होता है। तो इन्होंने क्या कहा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि साउंड वेव है, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन साउंड की फॉर्म में भी इमिट हो सकता है, तो यदि ये साउंड के रूप में है तो ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। सिर्फ किसकी बात करें, साउंड वेव यदि होगी तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इतने पॉइंट इन्होंने कहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट की बेसिस में। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अब ये वेव के फॉर्म में निकले, मतलब इसमें वेव मोशन हो रहा है, तरंग गति हो रही है। तो इनमें एक सर्कुलर पाथ नहीं है इसमें, है ना। जो सर्कुलर पाथ होता तो क्या होगा, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये कभी न्यूक्लियस के नजदीक तो कभी न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूर पाए जाने की संभावना कम होती है, लेकिन कभी भी 0 नहीं होती है, इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट में कहा था। तो ये तो हमने समझा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसकी जब हम बात करते हैं तो अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। पहले तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसी पे हम समझेंगे, इसी पे समझना है हमने और कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें एक चीज आता है, जब मोशन होगा इसमें वेव मोशन, क्योंकि हमने कहा वेव के फॉर्म में निकलती है, तरंग के फॉर्म में। तो इसमें जो गति होगी उसको हम क्या कहेंगे, तरंग गति या वेव मोशन। अब इसमें वेव मोशन होगा, और जब वेव मोशन होता है तो किसी भी सिस्टम में क्या डिस्टर्बेंस आता है, उसमें कुछ तरंग के फॉर्म में इस तरह की वेव निकलती है उसमें, है ना। वेव एक स्ट्रेट लाइन में तो जाएगी नहीं, ये किसके फॉर्म में निकलेगी, इस तरीके से वेव के फॉर्म में पास होगा। तो अब जब इस तरीके से मूवमेंट करता है तो इसमें कुछ जब डिस्टर्बेंस आए, इस तरीके से वेव निकली। अब इसमें क्या बनेंगे, जो ये उठा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं इसको, क्रस्ट। और जो धंसा हुआ भाग इसको कहते हैं ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। ट्रफ को तो कहते हैं गर्त, और क्रस्ट को इसका शिखर कहते हैं, शिखर कह सकते हैं इसमें। तो शिखर और गर्त के बीच में जो ये वेव इस तरीके से चलती है, जो इसमें अलग अलग फॉर्म में निकलेगी। अब किसी भी वेव की वेव मोशन को, उसकी तरंग गति को समझने के लिए कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं इसमें। जैसा फर्स्ट आता हम पे, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ। दूसरा आ सकता है इसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा आपका वेव नंबर, क्या आएगा, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। और दूसरा क्या था, वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी। तो किसी भी जो वेव होगी इस तरह की प्रॉपर्टी होती है उसकी। इन प्रॉपर्टी को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज, इनको समझते हैं जरा। इस हम समझेंगे इसी ग्राफ में। तो फर्स्ट में क्या कहा, वेवलेंथ, ये तरंग दैर्ध्य,
इसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये क्या है, लैम्डा। तो वेवलेंथ होती क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। दो अगल बगल की क्रस्ट या दो अगल बगल की ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा। ये तरंग दैर्ध्य, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ, दो क्रमागत गर्त और दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लैम्डा। और इस लैम्डा को हम डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में से इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, ये है मीटर में। किस में लेते हैं इसको, मीटर में। तो इसको एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता, 10⁻⁻10 मीटर। इसको लिख सकते हैं नैनोमीटर में, जो होता 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। इसको लिख सकते हैं आप पिकोमीटर में, जिसमें होता है 10⁻12 मीटर के इक्वल। तो इन यूनिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगल बगल की तरंग जो ये होंगी, क्या उसका नाम, अगल बगल की जो क्रस्ट है इनके बीच की जो दूरी, इसको कहते हैं वेवलेंथ। इसके बाद हम पे नेक्स्ट क्या आता है, वेवलेंथ के बाद हम पढ़ते हैं दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं हम, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। और फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू मतलब भी के जैसे लिखते हैं इसको न्यू कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेव व्हिच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये हो सकता है किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकेंड में पास होने वाली तरंगों की संख्या। गुजरने वाले, पास मतलब गुजरने वाली तरंगों की संख्या। किसी निश्चित बिंदु, अब एक पॉइंट मान रखा और उस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो सकती है, कितनी वेव निकलेगी उससे, इस तरीके की वेव, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 सेकंड में, हमने कहा 1 सेकंड में, तो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट भी होती है सेकंड इनवर्स। ये प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इनवर्स आप कह सकते हैं इसकी यूनिट को। किसकी, इसमें। अब इसको जो लेते हैं हम, किस में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेते हैं हर्ट्ज में। किसमें, हर्ट्ज में। हर्ट्ज, और एक हर्ट्ज होता 1 साइकिल पर सेकंड। 1 साइकिल पर सेकंड, इसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज। ठीक है, अब 1 साइकिल का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में, इस तरीके एक सर्किल पूरा जब होगा, इधर से यहां से एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इधर से इधर, जब एक कंप्लीट जो वेव निकलेगी उसको हम कहेंगे 1 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ होगी। तो उसकी इस तरीके, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीटली पास हो रहे किसी पॉइंट से 1 सेकंड में, तो उस तरीके से हम उसको मेजर करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो हर्ट्ज क्या होता, 1 साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल, एक चक्कर कहाँ से यहाँ तक जो मान रहे हैं, तब 1 हर्ट्ज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको हर्ट्ज में भी हम मेजर करते हैं। अब ये जो होते हैं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये तरंग दैर्ध्य देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी। अब इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की यदि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, लैम्डा मतलब ज्यादा हो रहा है ना। तो डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इनके बीच की, उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो कम निकल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c अपॉन लैम्डा। c के वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ।
तो ये दूसरे इन्वर्सली प्रपोजल है, तो v1/v2 इज इक्वल टू λ2/λ1। इस तरीके से हम इनमें रिलेशन कोरिलेट कर सकते हैं इन दोनों को एक दूसरे से। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, इसको क्या कहा हमने, वेवलेंथ। और वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रपोजल, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ये आप ध्यान रखना रिलेशन, इस तरह के रिलेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है हमें कि न्यू इज डायरेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो न्यू इज इनवर्सली प्रपोजल टू 1/λ, न्यू इज डायरेक्टली प्रपोजल टू c/λ, और इस तरीके के रिलेशन उसमें आ सकता है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरा पढ़ते हैं इसमें वेलोसिटी या वेग, दूसरा क्या था हमारा, वेग या वेलोसिटी। तो ये रिलेशन इसमें नोट डाउन कर लेना आप। दूसरा हमने क्या कहा था इसमें, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं c से, वेग से। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, किसमें, एक सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। जो वेव होगी एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस उसने पास की, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, कि एक सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमने क्या कहा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, अब एक आता हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको हम कहते हैं आयाम। वेलोसिटी क्या हो गया, वेग, और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या आयाम, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल a से। किससे डिनोट करते हैं, a से। अब आयाम क्या हुआ, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं हम, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, किसी भी क्रस्ट की ऊंचाई या किसी भी ट्रफ की गहराई को हम क्या कहते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। इसी को डिनोट किससे करते हैं, a से, इसे डिनोट करते हैं a से। तो आयाम क्या हो गया, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, किसी भी क्रस्ट की ऊंचाई और ट्रफ की गहराई, इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं उसका। और आयाम जो होता है या किसी भी, ये क्या मेजर करता है, किसी भी रेडिएशन की, किसी भी विकिरण की तीव्रता, विकिरण की तीव्रता और उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक, तथा उसकी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को मेजर करती है कौन, मेजर करती है एम्पलीट्यूड, कि इसकी कितना, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये पता चलेगा उसके क्रस्ट और ट्रफ के थ्रू हमें पता चलता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हमारा एक वेव नंबर, वेव नंबर, तरंग संख्या, वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, इसको क्या करें हम, तरंग संख्या। और इसको डिनोट करते हैं हम किसमें, न्यू बार में। न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी, है ना, और न्यू बार क्या हो गया हमारा, वेव नंबर। अब वेव नंबर हुआ क्या, वेव नंबर, अब नेम से पता चल रहा, नंबर किसके, वेव के नंबर। तो ये क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ से, 1 सेंटीमीटर लेंथ से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, 1 सेंटीमीटर
लेंथ से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, वेव की नंबर, तरंगों की संख्या, इसी क्या कहते हैं हम, तरंग संख्या, ये वेव नंबर। और वेव नंबर जो होता है ये भी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये भी तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, अब यदि क्रस्ट और ट्रफ किसी भी क्रस्ट की यदि हमारी क्या होगी, क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इनकी लंबाई ज्यादा है, मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो किसी भी 1 सेंटीमीटर लेंथ, अब इसने लेंथ दे रखी है, जबकि इसमें से पॉइंट चार्ज की बात कर रखी थी, तो इसमें क्या कहा, 1 सेंटीमीटर लेंथ से गुजरने वाले तरंगों की संख्या। इससे 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इससे कितनी जाएगी तरंगे, तो अब यदि इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो कम वेव जाएगी उसमें, है ना। 1 सेंटीमीटर लेंथ से उतनी कम वेव जाएगी यदि इसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका भी यूनिट क्या होगा, यूनिट ध्यान रखना इनकी, इसकी भी यूनिट होगी मीटर, है ना, मीटर इनवर्स में इसको लेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में भी आप इसको ले सकते हैं। अब जो ये होगा, मैंने कहा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हमें इसमें क्या पता चला, वेवलेंथ, दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जो उसकी एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, एक निश्चित बिंदु से, है ना, पॉइंट से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी क्या हो गया, 1 सेकंड में, यहां भी सेकंड दे रखा, तरंग द्वारा तय की गई दूरी। इसमें क्या कर रहा था, 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, जो पॉइंट चार्ज है, इससे 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, उसको कहा हमने फ्रीक्वेंसी। और 1 सेकंड में कितनी तय कर रहा हो डिस्टेंस, उसको कहा हमने वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। वेव नंबर 1 सेंटीमीटर लेंथ, इसमें सेंटीमीटर लेंथ की बात कर रहा है और इसमें पॉइंट की बात कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहा हमने, वेव नंबर। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी भी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, लैम्डा की, और वेव नंबर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लैम्डा का। अब इनके बीच में हम एक रिलेशन बताएंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या रिलेशन है, किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा आपका वेव नंबर, और वेव नंबर के बाद आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इनके बीच में हम रिलेशन बताते हैं, तरंग वेव नंबर, है ना। तो अभी हमने क्या कहा, सी वेलोसिटी इज इक्वल टू दी लैम्डा इनटू न्यू, इन दोनों के इक्वल होता है। ये कैसे होता, क्योंकि हमने कहा था कि न्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, तो इसको लिख सकते हैं हम न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यदि इसको इधर ले जाएंगे तो एक ही रिलेशन आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक। और अभी हमने क्या कहा था, न्यू इज इक्वल टू, ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, सी 1 अपॉन लैम्डा। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है इसमें, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, है ना। और यदि हमने क्या कहा, इसको किस फॉर्म में लिखते, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। और अब होता क्या है, न्यू बार, न्यू बार भी हमने अभी कहा था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लैम्डा, ये भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रिलेशन आएगा क्या, हम क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, ये इसमें रिलेशन आएगा, आ सकता है रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेलोसिटी, इनके बीच में रिलेशन है न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था। इसके बाद एक ही इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका एक सीक्वेंस है, उसको हम इसमें बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है,
और कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हम उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ये सब इसमें था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।